रात की तारीकी में दरियाए सिंध के मगरबी किनारे से कश्तियों का एक पुल तैयार किया जाने लगा। इस पुल के जरिए दरियाए सिंध को अबूर करने की नीयत। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो लोग दरियाए सिंध अबूर करने की कोशिश कर रहे थे, ये मोहम्मद बिन कासिम और उसका लश्कर था, जो कि अब नैरून कोट से आगे की तरफ बढ़कर बाज़ाब्ता तौर पर राजा दाहिर से जंग करने की नीयत रखता था। लेकिन जिस वक्त मोहम्मद बिन कासिम दरियाए सिंध अबूर करने की कोशिश कर रहा था, उस वक्त राजा दाहिर खुद कहाँ था और राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के दरमियान ये तारीखी मुआरका सिंध कैसे वकू पजीर हुआ। सिंध की फतह के बाद मोहम्मद बिन कासिम कितना अरसा सिंध के हुक्मरान रहे। आखिर जिस उम्वी खिलाफत के कहने पर मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को फतह किया था, उसी उम्वी खिलाफत ने मोहम्मद बिन कासिम को कत्ल क्यों करवा दिया था। माय डियर व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमार इकबाल और मुशावरत टीवी की द हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट सीरीज़ के लास्ट एपिसोड में मैं आपको यही सब बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आप सब समझ चुके हैं कि आज की हमारी वीडियो दी हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट सीरीज़ का एपिसोड 5 है और आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि मुआरका सिंध का तारीखी वाक़या किस तरह से वकू पजीर हुआ। अगर तो आप ये वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं और आपने अब तक दी हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट सीरीज़ का एपिसोड 1 नहीं देखा, तो यहाँ क्लिक करके आप इस सीरीज़ को शुरू से देख सकते हैं। तो फिर बिना किसी ताख़ीर चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। माय डियर व्यूअर्स, जैसे कि मैंने आपको दी हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट सीरीज़ के एपिसोड 4 में बताया था कि मोहम्मद बिन कासिम नैरून कोट तक का इलाका फतह कर चुका था और अब यहाँ तक कि तमाम तर राजधानी मोहम्मद बिन कासिम यानी कि उम्मी सल्तनत के अंडर ही आ रही। दरअसल मोहम्मद बिन कासिम जिस किले नैरून कोट यानी आज के हैदराबाद में मुकीम था, वो दरियाए सिंध के मगरबी हिस्से में वाक़या है और इस वक्त राजा दाहिर रवाड़ के किले में मुकीम था। मेरे प्यारे दोस्तों, रवाड़ का किला जिस जगह बना हुआ था वो जगह आज शदादपुर के नाम से जानी जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये उस वक्त ब्रह्मनाबाद का इलाका कहलाता था। जैसे कि मैंने आपको दी हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट सीरीज़ के एपिसोड 1 में बताया था कि ब्रह्मनाबाद राजा दाहिर के चचा चंदर का दारुल हुकूमत और राजा दाहिर भी ब्रह्मनाबाद के रवाड़ के किले से ही अपनी हुक्मरानी चलाया करता था। अब मोहम्मद बिन कासिम दरियाए सिंध के मगरबी हिस्से पर काबिज थे और वहाँ के तमाम तर लोग मोहम्मद बिन कासिम की अतात भी कर चुके थे और राजा दाहिर का कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ दरियाए सिंध के मशरकी हिस्से तक ही महदूद हो चुका था। लेकिन इस सब के बावजूद हज्जाज बिन यूसुफ मुतमईन नहीं था और इसकी वजह उस वक्त के उम्मी खलीफा वलीद बिन अब्दुल मालिक थे। जैसे कि मैंने आपको दी हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट सीरीज़ के एपिसोड 3 में बताया था कि मुआरका सिंध में बहुत ज़्यादा अखराजात दरपेश थे और उस वक्त के उम्मी खलीफा वलीद बिन अब्दुल मालिक इन जंगी अखराजात को उठाने के लिए तैयार भी ना थे। मसला ये था कि हज्जाज बिन यूसुफ ने जंगी अखराजात का 3 गुना वापस करने का वादा तो कर लिया था, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम की जानिब से भेजा गया माल गनीमत इन जंगी अखराजात को पूरा करने के काबिल नहीं था। इसी परेशानी के आलम में हज्जाज बिन यूसुफ ने मोहम्मद बिन कासिम को एक पैगाम भेज दिया। उस पैगाम में हज्जाज बिन यूसुफ ने लिखा कि अगर तुमने लोगों को अमान देने का सिलसिला बंद ना किया तो जंगी अखराजात को पूरा करने के लिए कोई और रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, हज्जाज बिन यूसुफ का ये पैगाम मौसूल होते ही मोहम्मद बिन कासिम ने दोबारा हरकत करनी शुरू कर दी। मोहम्मद बिन कासिम ने रात के पहर दरियाए सिंध अबूर करने का प्लान अब बना लिया था। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, ये वही वाक़या है जिसके बारे में हम वीडियो के शुरू में बात कर रहे थे। वो कश्तियों का पुल अब बना चुके थे और रात के पहर कश्तियों में सवार होकर दरियाए सिंध के मशरकी किनारे की जानिब बढ़ने लगे। मेरे प्यारे दोस्तों, जब राजा के सिपाहियों ने अरब लश्कर को आते देखा तो तीरों से मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन अरब लश्कर ने तीरों की एक ऐसी छड़ी लगा दी कि राजा के सिपाही शिकस्त से 2-4 हो गए। जिस वक्त मोहम्मद बिन कासिम रात की तारीकी में कार्रवाई कर रहा था, उस वक्त राजा दाहिर रवाड़ के किले के नजदीक अपने कैंप में आराम से सो रहा था। दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम दरियाए सिंध अबूर करने के बाद जिस जगह पर पहुंचे थे, इस जगह को जेवर कहते थे, यानी कि फतह की जगह। माय डियर व्यूअर्स,
दरियाए सिंध के मशरकी किनारे का ये वो पहला मकाम था जिसे मोहम्मद बिन कासिम ने फतह किया था। जब राजा के वजीर ने इस बारे में सुना तो वो कहने लगा कि ये एक बुरा शगुन है, अब अरबों को फतह नसीब होगी। ये सुनकर राजा दाहिर गुस्से से आग बबूला हो गया। वो कहने लगा कि मोहम्मद बिन कासिम जेवर में नहीं बल्कि हड्डबारी में उतरा, जहाँ सिर्फ हड्डियाँ पहुँचती हैं। लेकिन दरियाए सिंध अबूर करने के बाद भी राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के दरमियान बाज़ाब्ता तौर पर जंग ना हुई। इनके दरमियान छोटी छोटी सी झड़पों का सिलसिला चलता रहा। राजा दाहिर ने अपने बेटे जे सेना समेत मुख्तलिफ सरदारों को वक्फे से मोहम्मद बिन कासिम के मुकाबले पर भेजा, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ये तमाम तर लोग नाकाम हो गए। ये देख कर राजा दाहिर के वजीर ने उसे मशवरा दिया कि वो अपने किसी दोस्त बादशाह से मदद तलब कर ले, लेकिन राजा दाहिर का ज़मीर इस बात को गवारा नहीं कर रहा था कि वो किसी के दरवाजे पर जाए और मदद के लिए सदा लगाए। वो कहने लगा कि मैं अपनी सरजमीन का दिफा खुद करूंगा, अगर मैं फतयाब हुआ तो मेरी बादशाहत मजबूत होगी, और अगर शिकस्त खा गया तो सिंध और अरब की तारीख की किताबों में ये लिखा जाएगा कि सिंध के राजा ने अपने वतन के दिफा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। माय डियर व्यूअर्स, राजा दाहिर ने मोहम्मद बिन कासिम का मुकाबला खुद करने का फैसला अब कर लिया था, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम आगे बढ़ते बढ़ते उसके सामने आ खड़ा हुआ था। राजा दाहिर ने अब अपना लश्कर तैयार किया और मोहम्मद बिन कासिम से 3 मील की दूरी पर अपना कैंप नस्ब कर दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, फतहनामा सिंध के मुताबिक ये 10 रमजानुल मुबारक की तारीख थी और जुमेरात का दिन था जिस दिन मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर आमने सामने आए। राजा दाहिर एक सफ़ेद हाथी पर सवार होकर मैदान जंग में आ गया। उसकी गद्दी के बिल्कुल पीछे एक सोने की स्यारा जोहरा यानी कि वीनस की तस्वीर नस्ब थी। दरअसल तोहम परस्त राजा को उसके नजूमियों ने बताया था कि अगर स्यारा जोहरा उसके पीछे होगा तो उसकी फतह यकीनी है। राजा दाहिर एक पालकी में बैठा हुआ था जिसे तीरों से महफूज रखने के लिए उसके इर्द गिर्द सलाखों का एक जाल बिछाया गया था। उस पिंजरे के अंदर राजा के लिए एक कमान और बहुत से तीर रख दिए गए थे। उसके अलावा राजा के पास एक शिकंजे जैसा हथियार भी मौजूद था जिसे वो हाथी से नीचे फेंक देता और किसी भी दुश्मन की गर्दन में फंसा कर उसकी गर्दन उड़ा दिया करता। दरअसल ये एक लकड़ी के दस्ते के साथ जंजीर से एक लोहे का आला बांधा हुआ था। मेरे प्यारे दोस्तों, पालकी में राजा के साथ 2 कनीजें भी मौजूद थी। एक कनीज राजा को तीर पकड़ाती थी और दूसरी पान की गलोरियां बना बना कर राजा के मुंह में डाल दिया करती थी। इससे आप ये भी देख सकते हैं कि राजा कितना रंगीन मिजाज इंसान था कि उसे हालात जंग में भी कनीजें और पान की गलोरियां चाहिए थी। मेरे प्यारे दोस्तों, 10 रमजान के दिन तपती धूप में ये दोनों फौजें एक दूसरे से टकरा गईं। तलवारों की गनगरज से चिंगारियां तक निकलने लगी थी। इतनी शिद्दत से ये दोनों फौजें एक दूसरे से लड़ रही थी। लड़ते लड़ते इन दोनों लश्कर के हथियार तक टूटने लगे और ये लश्कर आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। राजा दाहिर भी इस जंग में बाज़ाब्ता तौर पर शरीक था। राजा दाहिर अपने तीरों से अरब लश्कर को निशाना बना रहा था। अगर कोई सिपाही लड़ते लड़ते उसके हाथी के नज़दीक आ जाता तो वो शिकंजे को नीचे फेंककर उसकी गर्दन को उसके तन से जुदा कर दिया करता। ये मंजर देखकर एक अरब सिपाही शुजा हबशी को तैश आ गया। वो राजा के हाथी के नज़दीक आ गया और उसकी सूंड को जख्मी कर दिया। ये देखकर राजा शदीद गुस्से का शिकार हो गया। उसने अपने तीरों में से एक 2 मुंह वाला तीर निकाला और शुजा हबशी की गर्दन का निशाना लेकर शुजा हबशी की गर्दन को उड़ा दिया। एक दिलेर और निडर अरब जंगजू की यह हालत देखकर राजा की फौज में उम्मीद की एक किरण जाग गई। उन्होंने एक ऐसा जोरदार हमला किया कि अरब लश्कर भागने पर मजबूर हो गया। अपने लश्कर को यूं भागता हुआ देखकर मोहम्मद बिन कासिम परेशान हो गया। वो कुछ बुलंद चोटी पर खड़ा हो गया और अपने सिपाहियों से कलाम करने लगा। उसने कहा, कहाँ भागते हो? यहाँ देखो, मैं तुम्हारा अमीर मोहम्मद बिन कासिम यहाँ खड़ा हूँ। अपनी ढाले संभालो और सब्र करो। काफिर शिकस्त खा चुके हैं, फतह हमारी है। अपने अमीर का ये कलाम सुनकर अरब लश्कर उसके गिर्द जमा हो गया। फिजा में अल्लाह अकबर के नारे बुलंद होने लगे और अरब लश्कर ने राजा दाहिर की फौज पर दोबारा से हमला करना शुरू कर दिया। ये झड़प तेज से तेजतर तो होती चली जा रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जब तक राजा जिंदा रहेगा ये जंग मुकम्मल करना नामुमकिन सी बात है। इसी वजह से मोहम्मद बिन कासिम ने अपने हमलों का गहवारा राजा को बना लिया। उसने तीर अंदाजों को हुक्म दिया कि वो राजा के हाथी को जलते हुए तीरों से निशाना बनाए। सिपाहियों ने आग से जलते हुए तीर राजा के हाथी पर फेंकने शुरू कर दिए। ये ऐसा लगता था कि जैसे आसमान से आग की बारिश होने लगी है। ऐसे में एक तीर
राजा की पालकी के हिसार को तोड़ता हुआ अंदर दाखिल हो गया और पालकी में आग लग गई। इस आग के सबब हाथी बिदक गया और पानी की तरफ दौड़ने लगा। वो दरियाए सिंध में जाकर बैठ गया और तब तक बैठा रहा जब तक आग बुझ ना गई। अब राजा पालकी से बाहर आया और हाथी से नीचे उतर गया। इसी दौरान एक तीर राजा के सीने में आकर लगा, लेकिन इससे राजा सिर्फ जख्मी हुआ, मरा नहीं। एक अरब सिपाही उमर बिन खालिद ने राजा दाहिर के पास पहुंचने का मौका हासिल कर लिया। वो राजा पर हमलावर हुआ और उसके सर पर तलवार मारकर उसे हलाक कर दिया। राजा की मौत के साथ ही अरबों ने तारीख की ये अहम तरीन जंग जीत ली थी। राजा का सर काट कर हज्जाज बिन यूसुफ के पास इराक पहुंचा दिया गया। लेकिन राजा की मौत के साथ ये जंग खत्म नहीं हुई, क्योंकि राजा के मरने के बाद किले के दिफा की जिम्मेदारी रानी बाई ने संभाल ली थी। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, रानी बाई ये वही सौतेली बहन थी राजा की जिससे उसने शादी कर ली। और राजा के बचे हुए 15,000 सिपाही भी रवाड़ के किले में आ चुके थे और किले का दरवाजा बंद कर चुके थे। मगर ये दिफा 3-4 रोज से ज्यादा ना टिक सका, क्योंकि अरब की मंजनीकों के आगे किले की दीवारें टिक ना सकी। किले की दीवारें टूटते ही रानी बाई ने हरम की बाकी औरतों को अपने साथ लिया और पिंडाल में आग जलाकर उसमें कूदकर अपनी जान दे दी। मेरे प्यारे दोस्तों, रानी बाई की मौत के साथ ही राजा दाहिर के खानदान की मुज़ाहमत भी दम तोड़ गई। उसका बेटा जे सेना जतोड़ की तरफ फरार हो गया। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने ब्रह्मनाबाद और राजा दाहिर के मरकज अरोड़ को भी फतह कर लिया। इस तरह सिंध में इस्लाम मुकम्मल तौर पर दाखिल हो गया। अब सिंध उम्वी खिलाफत में शामिल हो चुका था। मेरे प्यारे दोस्तों, फतह सिंध के बाद मोहम्मद बिन कासिम तकरीबन 3-3.5 साल का अरसा सिंध के गवर्नर रहे। इस 3-3.5 साल के अरसे के दौरान मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान पर भी हमला कर दिया। मुल्तानियों ने मोहम्मद बिन कासिम को टफ टाइम दिया, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान का पानी बंद कर दिया, जिसकी वजह से मुल्तान भी घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। लेकिन मुल्तान मोहम्मद बिन कासिम की आखिरी हद साबित हुआ, क्योंकि अब अरब के हालात तब्दील होना शुरू हो रहे थे। दरअसल माजरा कुछ यूं था कि 714 एडी में हज्जाज बिन यूसुफ का इंतकाल हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों, हज्जाज ही वो शख्स था जहां से मोहम्मद बिन कासिम अपनी कुव्वत हासिल करता था। और मुल्तान की फतह के कुछ अरसे बाद ही वलीद बिन अब्दुल मालिक का भी इंतकाल हो गया। वलीद की मौत के बाद उसका भाई सुलेमान खलीफा बन गया। सुलेमान वलीद के दौर के काफ़ी वज़रा और गवर्नर से नफरत करता था। मेरे प्यारे दोस्तों, जिन गवर्नर से सुलेमान दुश्मनी रखता था उनमें से एक हज्जाज बिन यूसुफ भी था। जब सुलेमान खलीफा बना तो हज्जाज तो मर चुका था। उसने सोचा कि अब इसका बदला हज्जाज के रिश्तेदार मोहम्मद बिन कासिम से लिया जाए। सुलेमान ने खलीफा बनने के बाद यजीद बिन अबी कब्शा को सिंध का वाली मुकर्रर कर दिया। यजीद ने सिंध पहुंचने के बाद कासिम को गिरफ्तार कर लिया। उसे कैदियों वाला लिबास पहनाया गया, हथकड़ियाँ पहनाई गईं, उसके पैरों में बेड़ियाँ डालकर उसे इराक के नए गवर्नर के पास भेज दिया गया। बाद में मोहम्मद बिन कासिम को वासत की जेल में कैद कर दिया गया। वहाँ जेल में मोहम्मद बिन कासिम को शदीद अजियतें दी गईं और उन पर तशद्दुद किया गया। इसी तशद्दुद को बर्दाश्त करते करते 715 एडी में फातेह सिंध मोहम्मद बिन कासिम जहाने फानी से कूच कर गए। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारी आज की वीडियो के साथ द हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट सीरीज का इख्तिताम होता है। मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले वक्त में इस खित्ते पर होने वाले मजीद इन्वेजन्स के ऊपर भी वीडियो बना सकूं, जैसे कि द बैटल ऑफ पानीपत या फिर बरतानिया ने किस तरह से बरे सगीर पर कब्जा कर लिया। आप इन दोनों में से किस टॉपिक पर अगली वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इकबाल का पाकिस्तान का हकीकी ख्वाब क्या था, तो यहाँ क्लिक करके आप इकबाल का पाकिस्तान सीरीज़ में ये सब जान सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो बस यहीं तक थी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए आने वाले दोस्त जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी तमाम तर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मैं आपसे मिलूंगा मुशावरत टीवी की अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट मोहम्मद हम्माद इकबाल को दें इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।